हिंद व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मैथ्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूलाज करना शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसका लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये मीडियोकर लेवल का चैप्टर है। इसका अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। नॉर्मली जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम आती है वो एनसीईआरटी बुक के आसपास की ही आती है, उससे ज्यादा आगे नहीं आती है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसमें हम ज्यादा इंसिस्ट ये करते हैं कि आप एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स को एज मच एज पॉसिबल करके रखें। तो हमने जो क्वेश्चंस का सेटअप किया है वो भी हमने इसी तरह से किया है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आसपास है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर मेथड होता है, जिसके लिए कि मैं एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में, वो उस वाली वीडियो में डिटेल करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं वो दोनों मेथड बताऊंगा जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड है मिरर टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारी इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो पहला मेथड तो इसका मिरर टर्म स्प्लिटिंग है। मिरर टर्म स्प्लिटिंग को मैं क्वेश्चंस के बीच में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे नॉर्मली बच्चों को ये ज्यादातर आती होती है, क्योंकि हम 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं मिरर टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करना। तो हमें वही मिरर टर्म करके पहले फैक्टर्स करने हैं, फिर फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करेंगे, सेकंड फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करेंगे, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी। वो जो x की दो वैल्यूज आती हैं उन्हें हम लास्ट में पुट करेंगे, x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। ये जो अल्फा बीटा है इन्हें हम इक्वेशन के टाइम पर कहते हैं कि ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, लेकिन जो हम चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं उसमें हम रूट्स की जगह पर जीरोस वर्ड यूज करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ जगहों पर हमने 9th क्लास में जीरोस की जगह एक और वर्ड यूज किया है इनके लिए, सॉल्यूशंस। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपके पास लिखा हुआ है रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशंस, कुछ भी मांगा हो, आपने अल्फा और बीटा निकालने हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके। प्रेफरेबली हम कोशिश करते हैं कि अगर मिरर टर्म स्प्लिटिंग हो जाए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हमें अंडर रूट भी करना पड़ता है और कैलकुलेशंस भी थोड़ी लंबी करनी पड़ती हैं। तो अभी फिलहाल मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। इसको करने के लिए पहले आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग, फिर आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद a b c की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या नहीं होंगे। इसकी वैल्यू होती है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम ये पुट करते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो या तो हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस पॉजिटिव, या d इक्वल्स टू 0 होगा, या हमारा d लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा। अगर d हमारा पॉजिटिव है तो हमारे रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल यानी यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू अल्फा एज ऊपर मैंने आपको बताया था, एंड x इक्वल्स टू बीटा। जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो यहां पर हमारे पास रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू, x की दोनों वैल्यूज जो सेम रहेंगी, x की दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी, यानी x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू अल्फा, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। लेकिन आंसर लिखते वक्त आपने सिर्फ एक अल्फा लिख के नहीं छोड़ना है, आपने दो बार आंसर लिखना है। x इक्वल्स टू, अगर आपका आंसर 2 and 2 आ जाता तो आप दो बार लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2। अगर नेगेटिव होता है तो हमारे रूट्स जो है या तो
इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी अनरियल, कई बार आप अनरियल बोल देते हैं इनको, और नॉर्मल बुक्स के अंदर लिखा हुआ है नॉट रियल। और ये रूट्स भी अनइक्वल होते हैं। ये रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, इनके बारे में हम 11th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको अगर d लेस देन 0 या नेगेटिव आ जाता तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11th में हम सीखेंगे कि इमेजिनरी रूट्स को कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया d के लिए। इसके बाद हम x की वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास d की वैल्यू आई है और जो हमारी a b c की वैल्यू है, इनको यूज करके हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का हमारा फॉर्मूला जो है, कंबाइंड फॉर्मूला जो है, वो इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a अपॉन 2a। यहां पर हम b की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस लेके करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड एक बार हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो हमारे पास ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा बीटा, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज हमें सेकंड चैप्टर दैट मीन्स पॉलिनोमियल के भी निकालनी है, लेकिन वहां पर हम अलग तरीके से निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना है हमें मेनली, लेकिन फिर भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा डी के ऊपर बेस्ड, एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्विंग का हम सॉल्व कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन जो 101% आता ही आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जो कि आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके करनी होती है जो हमने पीछे किया है, दैट मींस इस वाले फॉर्मूले से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उनमें से इन तीन में से कोई एक कंडीशन लगानी होती है। नॉर्मली जो लगानी होती है कंडीशन वो d इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन भी आ सकती है। तो आपको वहां लिखा होगा कि आपको ये कंडीशन है कि वो रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, या इमेजिनरी है और अनइक्वल है, तब इन दैट केस अकॉर्डिंगली कोई एक कंडीशन लगाकर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के जो भी अननोन वैल्यू होगी यानी p, लैम्डा या k, उसे फाइंड करेंगे। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंपल एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है। हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 9th क्लास में हम बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं, वहां पर हमने हर तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें कि अंडर रूट था, या इक्वेशन में वेरिएबल जो है डिवाइड में था, या पावर जो है कुछ अलग सी थी। तो इसीलिए यहां पर जो क्वेश्चन अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो इजी नहीं आएगा, उसमें कुछ अंडर रूट वगैरह की टर्म मिक्स होगी। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, और अगर रियल हैं तो हमें उनको फाइंड भी करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इक्वल्स टू, यहां पर x स्क्वायर के साथ हमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ऐसे b की वैल्यू, x के साथ हमें यहां क्या दिख रहा है, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2 रूट 3, और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो हमारे पास ये a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए d की वैल्यू चाहिए। d का फॉर्मूला हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स माइनस 2 रूट 3, यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे होल स्क्वायर, माइनस 4 a की वैल्यू पुट करेंगे 1। कोशिश यही करेंगे ब्रैकेट्स लगा करेंगे। ब्रैकेट्स इसलिए लगाए जाते हैं कि एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये दूसरा एस, कई बार इसके हमें पॉइंट भी लगा लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाना इसलिए बेटर रहता है कि अगर कोई माइनस का है इनमें से तो उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रैकेट लगाए जाए। अब हमारे पास ये हो जाएगा
एज यू नो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर साथ में हमारा यहां पर आ जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, और √3 का स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12। ये क्या हो गया हमारे पास 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 12, दैट मीन्स 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो d क्या आ गया हमारा 0, और d 0 की हमारी कंडीशन क्या थी, d 0 की हमारी कंडीशन थी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यही हमें लिखना है, क्योंकि d की वैल्यू 0 आ गई है, आप यही लिखेंगे बिकॉज d इक्वल्स टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां हम लिखेंगे because d equals to 0 so the roots of the quadratic equation are real and equal, real and equal। अब हमें क्योंकि रियल रूट्स है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहां लिखा हुआ अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, उनको फाइंड भी करना है। तो हम उनको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला था फाइंड करने के लिए, हम फाइंड करने का अपना फॉर्मूले पे वापस जाते हैं। हमारा फॉर्मूला था एक्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ये फॉर्मूला है हमारे पास d इक्वल्स, हमारे पास अल्फा बीटा का फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2√3, तो -2√3 ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या आई है हमारी 0, तो यहां 0 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 2 1 जा, this is 2 into 1 minus minus plus 2√3 plus minus 0 upon 2, प्लस माइनस 0 प्लस करो या माइनस करो बात तो एक ही रहेगी। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ रही है √3, तो फाइनल आंसर होगा हमारा अल्फा इक्वल्स टू √3 एंड बीटा इक्वल्स टू √3। दोनों आंसर हमारे √3 हो जाएंगे, लेकिन हमें अलग अलग √3 लिखने की जरूरत है, और इसके नीचे आप लिख देंगे आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा है अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू √3 हो जाएगी। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहां पर k की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन गिवन है kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल्स टू 0 सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहां पर भी इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है, इसका मतलब यहां भी हमें d का फॉर्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट का, क्योंकि जब भी कभी मैंने आपको पहले बताया कि एक अननोन वाला क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। तो ये जो अननोन वाला क्वेश्चन है एक इसमें से बनता है और एक लीनियर इक्वेशन में से बनता है। लीनियर इक्वेशन में जहां दो इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं उनमें a1/a2 b1/b2 c1/c2, उनमें भी हमारी यही कंडीशन है कि x और y की रियल वैल्यूज और कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसे पैरेलल लाइंस, इन सब के लिए हमें वो निकालनी पड़ती है कंडीशन, वो जो हम चैप्टर करेंगे उसमें बात करेंगे। तो अननोन का एक क्वेश्चन पक्का 101% आएगा ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं पहले kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन ये जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले इसे हम खोल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। kx इंटू x इज kx², kx इंटू माइनस 2 इज माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू मेरी आ गई के, बी की वैल्यू मेरी आ गई -2k एंड सी की वैल्यू मेरी आ गई 6। तो ये ए बी और सी की वैल्यूज मेरे पास क्लियरली आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें से डी निकालेंगे, क्योंकि हमें यहां पर दिया हुआ है इक्वल रूट्स की कंडीशन दी हुई है। तो हमारे पास यहां से हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स -2k का होल स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24k। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। फॉर इक्वल रूट्स, हमने इक्वल रूट्स के लिए किया हुआ है, फॉर इक्वल रूट्स d should be 0, d equals to 0। तो d equals to 0 मींस d की वैल्यू क्या आई हमारी 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू में हम, कई बच्चे ना इसको 24k को उधर ले जाते हैं और k से k को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक आसान तरीका है वो करने का, लेकिन इसमें एक वैल्यू लॉस हो जाती है और यहां अगर टीचर चाहे तो आपका आधा नंबर काट सकता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले इसमें से कॉमन लें। कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में हमारा कॉमन है 4k, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो अब इसके दो फैक्टर हो गए हैं, तो या तो हमारा 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। यहां पर स्टूडेंट्स लिख देते हैं आंसर हो गया, खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन यहां भी नहीं खत्म हुआ। अब आपको ये वैल्यूज जो k की वैल्यू है वो चेक करना है वहां पुट करके कि क्या ये हमारा क्वेश्चन इन वैल्यूज को पुट करके सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप ये दोनों आंसर्स लिख करके आंसर कर दोगे तो भी टीचर के पास पूरा पूरा चांस है कि वो आपका आधा नंबर काट ले। अब k इक्वल्स टू 0 को उठा के यहां पुट करके देखोगे, अगर मैं k को 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी हो यहां पर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा 0 प्लस 6 फॉर k इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, गिवन इक्वेशन 6 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। अगर मैं यहां k की जगह 0 पुट कर दूं, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी और जो आपका 6 है वो रह जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। ये सही है कि गलत है? अंडरस्टूड है? गलत है? ये सही नहीं है, क्योंकि 6 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो अगर ये इम्पॉसिबल है तो हम k इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर k इक्वल्स टू 6। k इक्वल्स टू 6 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसके लिए कि हमारे रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी से लिया है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है इसे मैं कैटेगरी में रखता हूं मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के सभी फॉर्मूलाज याद हो। आपको 2 डायमेंशन के भी सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो आपने 6th 7th 8th में किए हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सर्कल के, और 3 डायमेंशन भी याद होने चाहिए। 3 डायमेंशन फॉर्मूला आपको जो काम आएंगे वो आएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स के अंदर। वहां पर आपको 3 डायमेंशन के भी आने जरूरी है। तो फॉर्मूलाज जो आपके याद होने आपको बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज के लिए अलग क्लास के लिए वीडियो अलग बनाई जाएगी। तो हम यहां पर जो करने जा रहे हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक सजेशन करता हूं कि जब भी कभी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो एक एट ए स्ट्रेच एकदम से क्वेश्चन को ना पढ़े, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े, अलग अलग हिस्सों में पढ़े, और जितना आप उसको पढ़ते जाए उसको समराइज करें। समराइज करने का तरीका क्या है, या तो आप उसकी टेबल बना लें या फिर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें या उसका डायग्राम बना लें। मेंस्ट्रुएशन वाले क्वेश्चंस में हम डायग्राम बना सकते हैं साइड बाय साइड।
तो हम जो जो होता जाएगा, जो जो क्वेश्चन में हम रीड करते जाएंगे, उसका एक डायग्राम हम साथ साथ बनाते जाएंगे। यहां पर हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 1528 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहां हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया को हमने डिनोट किया है ए से, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। यहां पर जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है। इसको भी हम पहले लैंग्वेज फॉर्म में हमने पढ़ लिया। कई बच्चों को इसको कन्वर्ट करने में मुश्किल आती है, तो आराम से कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। हम इसकी लेंथ, इसकी जो विड्थ है या इसकी ब्रेथ है, उसको हम ले लेते हैं x। अब हमें लेंथ इसकी निकालनी है कि क्या होगी। हमें यहां क्वेश्चन में गिवन है लेंथ, मैं जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूं, लेंथ इक्वल्स टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 more than twice breadth या width, इसको हम width भी कह सकते हैं। मैंने जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो यहां लिख दिया। तो लेंथ का हमने सिंबल क्या लिया है, L। लेंथ का सिंबल L। 1 more than, that means 1 plus twice breadth, twice means 2 times breadth, breadth हमने क्या लिया हुआ है x। तो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला बन गया 2x plus 1। तो हमारे पास लेंथ बन गया। हमें एरिया गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है। और एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हमें दिया हुआ है 528, दिस इंप्लाइज का साइन लगाएंगे साथ साथ। लेंथ हमारे पास है 2x plus 1 और विड्थ हमारे पास या ब्रेथ हमारे पास है x। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस ब्रैकेट को खोल देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 528 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज x। 528 को उधर ले जाएंगे, यहां हमारे पास 0 रह जाएगा। 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। 0 हम इस साइड लिखे या उस साइड लिखे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस वाले क्वेश्चन को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। अगर हमें डिजिट्स बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, जैसे 528 या समथिंग लाइक दैट, तो कोशिश यही करें कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें। अगर आपको कुछ कंपल्शन नहीं दिया हो, वैसे क्वेश्चन में कंपल्शन नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है या यूजिंग द फॉर्मूला डी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि अगर बड़ी डिजिट्स तो आप कोशिश करके उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करें। क्यों, उसका रीजन अब बताऊंगा। हमें इसमें मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त x आए। कई बार बच्चे कहते हैं सिर्फ ऐड करते वक्त, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कह लो, या एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा उनमें से, और उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, अगर मैं फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 को 528 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 1056। ये मेरे पास आ गया 1056। साथ में एक्स स्क्वायर भी होगा। एक्स स्क्वायर लिखने की अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मिडल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 एक्स होंगे, एक्स एक्स होगा दोनों में, तो मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेनली हमें सिर्फ डिजिट्स को देखना है, वेरिएबल को नहीं देखना अभी। तो 2 इंटू 528 इज 1056। अब मुझे इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का सम एक्स हो। सम तो एक्स हो ही नहीं सकता, सिंगल एक्स कैसे बनेगा, दो नंबर्स का सम। तो हम कोशिश ये करेंगे, अब क्या होगा, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इसका डिसीजन आप यहां से भी ले सकते हो कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं
तो इन दोनों के प्रोडक्ट में माइनस का साइन भी आएगा, यहां माइनस का साइन भी एक्चुअली आएगा, तो 2 इंटू माइनस 528 इज माइनस 1056। और माइनस कब आ सकता है? जब एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो, दैट मींस वो दोनों नंबर सिर्फ 1 का डिफरेंस रखते होंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 1056 आएगा। यहां पर हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है, लिटरली कहूं तो हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि आप तुक्का मार सकते हो, अपने दिमाग का जोर डाल के आप उनको अलग अलग कर सकते हो। और दूसरा तरीका है फैक्टर्स करके, जैसा हम बचपन से करते आए हैं फैक्टर्स। यहां फैक्टर करना शुरू करेंगे, 2 5 जा 10, 528, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 264, 2 1 जा 132, 2 6 जा 2 6 जा, साथ साथ चेक भी करते जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 66, 16 और 66 का ना तो डिफरेंस 1 है और ना ही ऐड करने से 1 है, पर लेकिन इनका प्रोडक्ट वही आ रहा है हमारा। आगे करते हैं, 2 33, हाँ ये हमारे पास आ गया, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 33, 32 इंटू 33 कितना बन रहा है? वो तो हमें मालूम है 1056 बन रहा है, उसी के तो फैक्टर किया हमने। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1056 है और 32 और 33 में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो इनमें से एक नंबर हमारा जो है वो दोनों के साथ x लगाएंगे, एक हमारा पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा? बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि x आ रहा है यहां पर। अगर यहां माइनस x होता तो 33 माइनस का होता और 32 प्लस का होता। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इस 1 को लिखेंगे 33 माइनस 32। वैसे आप डायरेक्ट अगला स्टेप भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम बीच का स्टेप भी लिख देते हैं। इस 1 को मैंने लिख दिया 33 माइनस 32। अब इसको खोल देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। सबको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमारे पास 4 टर्म्स बन जाती हैं। पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, अगली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। इस 2 टर्म्स में से पहली 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है? x, क्योंकि ये 2 है ये 33 है, तो कोफिशिएंट में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहां से x कॉमन लेंगे, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा? 2x प्लस 33। इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 16 से डिविजिबल है, ये भी 16 से डिविजिबल है, जो कि हम यहां से देख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये भी 16 से डिविजिबल था, तो इसका मतलब हम इन दोनों में से 16 कॉमन ले सकते हैं। 16 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या रह जाएगा? 2x, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खोलते वक्त माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाते हैं। तो अगर ब्रैकेट ले रहे हैं यहां पर, बाहर माइनस है, तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, और अगर प्लस होता है तो उसकी जगह माइनस हो जाता है, एज यू नो वेल। और 16, जब 528 को 16 से डिवाइड करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी हमारे पास, 33 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर जो दूसरा वाला होता है ये हमारा सेम फैक्टर होना ही चाहिए। अगर ये हमारा सेम नहीं है तो इसका हमने फैक्टराइजेशन में कोई गलती करी है, तो हमें गो बैक टू द इनिशियल पॉइंट फर्स्ट, उससे जाके हमें दोबारा चेक करना पड़ता है। तो यहां से हमारे 2 फैक्टर्स बन गए इसके, 2x प्लस 33, और जब ये कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो इसकी जगह क्या बचा? x, और इसकी जगह क्या बचा? माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 33, लास्ट स्टेप था हमारा 2x प्लस 33, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अगर 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी, तो हम फर्स्ट टर्म को इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 33 और x इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 2, और यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 16। अगेन कई बार जो बच्चे अच्छे नंबर पे जा रहे होते हैं, 90 प्लस पे चले आते हैं, उनके पेपर्स में टीचर्स छोटी छोटी गलतियों को भी चेक करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर कहीं उनको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही हो तो आधा आधा नंबर भी काटने लग जाते हैं। सो बी केयरफुल कि आपने छोटी सी भी गलती नहीं करनी। उन छोटी सी गलतियों में एक अक्सर यह है, बच्चे आंसर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 16, लेकिन आपने यह आंसर क्यों नहीं लिखा, इसको आप जस्टिफाई नहीं करते हो। आपको ये जस्टिफाई करना जरूरी है।
एक्स आपने क्या लेट किया था, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ के नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे, इस आंसर के नीचे लिखेंगे रिजेक्ट, रिजेक्टिंग इसको हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज x is breadth which cannot be negative, which cannot be negative। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 16। ये हमारी क्या आ गई, विड्थ या ब्रेथ। और लेंथ क्या थी हमारे पास, लेंथ थी हमारे पास l 2x प्लस 1। क्वेश्चन में अगर हम जाके देखें तो हमारे पास लेंथ क्या थी, 2x प्लस 1। तो हम यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 16 प्लस 1, दिस इज 32 प्लस 1 33। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, फाइनल आंसर लिखते वक्त आप लिखेंगे, आपको यह भी देखना है फाइनल आंसर में कि आपकी यूनिट्स क्या होंगी। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखी तो भी टीचर आधा आधा नंबर काटेंगे। यहां पर ये है मीटर स्क्वायर, दैट मींस ये जो दोनों आपने लेट किया ये x मीटर है और ये आपका 2x प्लस 1 मीटर है, ये मीटर में है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप आंसर देते हैं फाइनल आंसर में दोगे 33 मीटर एंड 16 मीटर, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट होगा। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels a distance of 480 kilometer, most important question and most favorite question of the examiners। ये जो डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है धड़ल्ले से देते हैं, और मतलब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, उनके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, सभी डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चंस के लिए एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा, एक टेबुलर फॉर्म बताऊंगा, उसी टेबुलर फॉर्म से आप करोगे तो आप 100% इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। आपको ये क्वेश्चन मिनटों में समझ आ जाएगा। हर क्वेश्चन का अपना एक टेबुलर फॉर्म है, हर क्वेश्चन का अपना एक सिस्टम है करने का। अगर आपको कैटेगरी वाइज पता है कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म से किया जा सकता है तो आप उसको इजीली कर लेंगे। तो इसकी टेबुलर फॉर्म बताने जा रहा हूं जो कि सभी जितने भी डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको दो केस बनाने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एक नॉर्मल स्पीड का, एक जहां हमने स्पीड बढ़ा दिया या घटा दिया सेकंड केस, और डिस्टेंस ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस में ज्यादातर 90% क्वेश्चंस वो है जब डिस्टेंस सेम रहता है। बहुत ही ऐसे कम टिपिकल क्वेश्चन है जिनमें डिस्टेंस भी चेंज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली डिस्टेंस सेम रहता है। तो दोनों जगह पर, दोनों फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी। एक बार आप स्पीड को एक्सलेट करोगे और एक बार स्पीड को बढ़ाना या घटाना, जितनी भी बढ़ाई है आपने या घटाई है, अकॉर्डिंगली आप प्लस या माइनस कर लोगे, और फिर उसके बाद आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। स्पीड का फॉर्मूला आप बचपन से करते आए हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड के फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे टाइम का फॉर्मूला। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, हमारे पास दो केसेस है, ये फर्स्ट एंड सेकंड केस। पहले हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होता है हमारा, इन किलोमीटर, इन किलोमीटर। फिर हमारे पास आएगा स्पीड जो कि हमें लेट करनी है, ये हमारी रहेगी किलोमीटर पर आवर में। कभी कभी डिस्टेंस मीटर में होता है और स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यूनिट सेम रख के चलनी है बस आपको। कहीं पर अगर आपको ऐसा हो कि आपको टाइम आपने किलोमीटर पर आवर में यहां लेट किया लेकिन टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, तो पहले मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडिंग बाय 60। इसके बाद आपका टाइम, टाइम इक्वल्स टू किसके होता है आपके, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये किस में होता है आपका, आवर्स में। तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां से लेंगे, इसका डिस्टेंस और स्पीड, इसका डिस्टेंस और स्पीड। अब क्वेश्चन में से देख करके हम यहां अपने दोनों केसेस की एंट्री करेंगे। हमारे पास है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दोनों में डिस्टेंस सेम है या नहीं है, लेकिन वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में सेम होता है। क्वेश्चन के एंड में आते तक हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस सेम है या नहीं है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। तो मैं फर्स्ट केस बना लेता हूं, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है
और यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। यहां पे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड उसकी लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी वहां डिस्टेंस को चेंज करने की कोई बात नहीं हो रही, सेम ट्रेन है और वो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो यहां आप x की जगह क्या ले लोगे x माइनस 8। फर्दर क्वेश्चन में आगे जाने से पहले हम अपना सिंपल फॉर्मूला टाइम का लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ये हो जाएगा 480 अपॉन x और ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। यहां आपको लॉजिकली एक चीज और डिसाइड करनी है, इसको मैं t1 ले लेता हूं टाइम को, इसको मैं ले लेता हूं t2। हमें यह डिसाइड करना है कि t1 t2 से बड़ा है या t2 t1 से बड़ा है। बहुत आसान है, देखने से हम एकदम नहीं कह सकते, जिन बच्चों को थोड़ा लॉजिक लगाने में लगता है तो वो ऐसे समझेंगे इसको। यहां पर ये वाली स्पीड x और ये x माइनस 8, कौन सी स्पीड बड़ी है, पहली वाली या दूसरी वाली? अंडरस्टूड है, x माइनस 8 से बड़ा। जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो अंडरस्टूड है, अगर ये स्पीड से ज्यादा है तो ये वाला टाइम इससे कम होगा। जब हमने स्पीड घटा दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, दैट मींस t2 t1 से बड़ा है, t2 t1 से बड़ा है। अब क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा कि t2 t1 से कितना बड़ा है, वो क्वेश्चन के अगले पार्ट में देखते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे होंगे। t2 t1 से बड़ा है, कितना बड़ा है ये हमें इस पार्ट में गिवन है, क्या गिवन है 3 आवर्स। तो t2 t1 से 3 आवर्स बड़ा है, दैट मींस t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें t2 और t1 की वैल्यू पुट कर देनी है। t2 और t1 की वैल्यू क्या हमारी, t1 की वैल्यू है हमारी, t2 की वैल्यू है हमारी 480 बाय x माइनस 8 और t1 की वैल्यू है हमारी 480 अपॉन x माइनस 8 और t1 की वैल्यू है 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन बन गई। स्केलेटन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अंडरस्टूड है एलसीएम लेंगे। गोइंग ऑन, हम आगे चल रहे हैं, इसी को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेंगे यहां पर। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है एलसीएम लेने में, कुछ बच्चे, मतलब सभी बच्चे बहुत होशियार नहीं होते, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए मैं एलसीएम का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं कि आप जब भी कभी एलसीएम लेने वाले हैं तो आप नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इधर नीचे वाले को उधर ऊपर वाले से, उधर नीचे वाले को इधर ऊपर वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को मल्टीप्लाई करें 480 से और इस 480 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 8 से। सिंपल, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, इधर नीचे वाले को उधर ऊपर वाले से किया, उधर नीचे वाले को इधर ऊपर वाले से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, खोल देंगे ब्रैकेट्स, 480x माइनस 480x प्लस 8 इंटू 480। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी जानबूझ के, मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं लेकिन मैंने क्यों नहीं किया उसका रीजन अभी आगे बताऊंगा। नीचे वाला ब्रैकेट खोलेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। 480x से 480x कट गया हमारा। अब हमारे पास ये जो x स्क्वायर माइनस 8x है वो राइट साइड पे चला जाएगा, यहां डिवाइड हो रहा है तो उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रह जाएगा 8 इंटू 480 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस 3 को इधर ले आएंगे, ये 3 इस 480 से कैंसिल हो रहा था तो मैंने इसीलिए इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो 3 को यहां नीचे ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास फर्दर हो जाएगी 8 इंटू 480 अपॉन 3
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 3 इससे कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा, 3 6 जा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारी इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8, 8 इंटू 160 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगेन पीछे देख सकते हैं हम वापस, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 160 इंटू 8, तो हमारे पास आ रहा है 160 इंटू 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये टर्म उधर जाकर के माइनस हो जाएगी, इधर रह जाएगा 0, हमारे पास आ जाएगा 1280। 8 इंटू 160 इज 1280। अगेन अब इसकी मिरर टर्म स्प्लिट करेंगे, 1280 के फैक्टर्स करके देखेंगे कि कहां पर हमारे पास 8 आता है। 1280 के लिए वही 2 से करना शुरू करेंगे, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 320, 2 160, 2 80, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 180। 16 और 80, 16 और 80 8 नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं, 240, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इनका प्रोडक्ट 32 है और ये 40 है, 32 और 40 8 आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा, तो एक को माइनस एक को प्लस ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 32 इंटू 40। डिसाइड करना है कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, तो इनमें से क्योंकि नेगेटिव आ रहा है यहां पर, तो बड़ी टर्म यानी 40 जो है वो माइनस का होगा। तो हम आगे वैसे तो हम सिंपल अपने तरीके से करेंगे, 0 हम इधर लिखें या राइट साइड पे लिखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्स स्क्वायर माइनस इस 8 को, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिख ले और 8 को लिख दे। 8 को क्या लिखना है, 40 माइनस 32, बाद में ब्रैकेट खोलें। जिनको भी प्लस माइनस की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, जिनको लगता है कि उनको प्लस माइनस में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप उस डिजिट की जगह पर पहले लिख दो। 8 की जगह हमने लिख दिया 40 माइनस 32। अब हम इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू एक्स इज 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। वही अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, सेकंड टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लिया, x माइनस 40 प्लस ये दोनों, ये 32 से डिवाइड होता है, हमने अभी भी देखा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 से 1280 डिवाइड होता है, तो 32 पूरा कॉमन ले लिया। x माइनस हमारे पास रह जाएगा ये भी 40 इक्वल्स टू 0, सेम फैक्टर आ गया, दोनों में से सेम फैक्टर कॉमन, x माइनस 40। अब हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि x माइनस 40 ले लिया तो यहां से क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और यहां से क्या रह जाएगा, प्लस 32 इक्वल्स टू 0। x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू माइनस 32। अगेन x क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आप यहां पर अगेन लिखेंगे रिजेक्टिंग एज स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। तो फाइनल आंसर होगा नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40। यह आंसर आधा नंबर कटवा रहा है। क्या रह गया, अगेन
इसमें मैंने यूनिट्स नहीं लिखी, यूनिट्स ना लिखने का टीचर आधा नंबर काट सकता है। तो फाइनल आंसर विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड होगी। कभी कभी क्वेश्चन में उसने टाइम भी पूछा होता है, तो आपको टाइम भी निकालना पड़ सकता है। तो हम अपने क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बस यही है। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि कितने घंटे उसको पहुंचने में लगेंगे नॉर्मल स्पीड से। अगर नॉर्मल स्पीड से हम यहां पर x की जगह पुट करें हमारे आंसर को, हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 40 आ गया। तो x इक्वल्स टू 40 अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 480 अपॉन 40 कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। कभी कभी वो कहता है कि टाइम बताओ, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसने एंड में क्या मांगा है। तो यार 12 आवर्स भी हो सकता है, या वो ये भी कह सकता है कि जो रिड्यूस्ड वाली स्पीड थी तब उसको कितना टाइम लगा वो बताओ। तो वो आप यहां पर 12 पुट करोगे, यहां पर आप पुट करोगे अपने उसको, हमारा आंसर था x इक्वल्स टू 40, 40 यहां पुट करेंगे तो 40 माइनस 8 दैट इज 32। तो 480 अपॉन 32 उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कितने घंटे लग रहे हैं उसको। तो हम इस तरह से अपने आंसर में ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस हमारा आता है। तो going towards the next question. Next question is A and B working together can do a work in 6 days. A और B मिलकर के एक काम को 6 दिन में करते हैं। These questions are categorized in the category efficiency questions. इन्हें हम बोलते हैं efficiency questions. नॉर्मली क्या होता है कि जो कैमरे के उस तरफ बैठे हुए लोग हैं, यानी कि जो आप लोग व्यूअर्स हैं, वो सोचते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे होते हैं। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो पहले से ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारी पीपीटी बनाने वाली या जो हमारी असाइनमेंट बनाने वाली टीम है वो अलग होती है, और जो ऑन बोर्ड पे काम कर रही होती है वो टीम अलग होती है। तो कई बार हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारी टीम ने क्या क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लेकिन टॉपिक पता होता है। तो ये क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है ये मेरे हिसाब से एक्सीलेंट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसकी कैटेगरी मैंने जैसे आपको बताया ये एफिशिएंसी क्वेश्चन है। इसमें आपको डेज में गिवन हो सकता है कुछ, या आपको आवर्स में गिवन हो सकता है, या मिनट्स में गिवन हो सकता है। इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके हैं कि वो एक स्वेटर को इतने दिन में बनाते हैं, ए बी से इतने दिन कम लगाएगा, बी ए से इतने दिन ज्यादा लगाएगा, या आवर्स में भी हो सकता है कि वो इतने घंटे में खाना खा लेता है, वो इतने घंटे में खा लेता है, या टैंकी भरने का क्वेश्चन हो सकता है कि एक टैंकी को ए पाइप जो है वो 15 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप जो है उससे 20 मिनट ज्यादा लेता है या कम लेता है। ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, वर्किंग वाला हो, वर्किंग टुगेदर या वर्किंग इंडिविजुअली वाला हो, या फिलिंग द टैंक या फिलिंग द सिस्टर्न वाला क्वेश्चन हो, ये सभी क्वेश्चन एफिशिएंसी वाले पार्ट में आते हैं। एफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है उसका बहुत सिंपल फंडा है, उसका एक बिल्कुल सिंपल सा उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। जो भी आपको टाइम गिवन है वो 1 अपॉन कर देंगे। इसमें अगर एफिशिएंसी पर डे है, अगर आपको वो डेज में गिवन है तो आप एफिशिएंसी पर डे निकालोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर दोगे। अगर आपको आवर्स में गिवन है तो आप कहोगे एफिशिएंसी पर आवर इक्वल्स टू 1 अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। जो भी आपने आवर्स सिलेक्ट किए हैं, आवर्स की जगह मिनट भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1 अपॉन टाइम कर दो तो एफिशिएंसी पर डे या पर मिनट या पर आवर आ जाती है। यहां पर हमें डेज में गिवन है तो हम एफिशिएंसी पर डे निकालेंगे। हमें गिवन है कि ए और बी जब इकट्ठा काम करते हैं तो वो 6 डेज में कर लेते हैं। यहां पर हम टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे। इफ ए टेक्स 5 डेज लेस देन बी टू फिनिश द वर्क, ए बी से 5 दिन कम लेता है। इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिन में कर लेगा। हम ए और बी के लिए एक टेबल ले लेते हैं। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, ए बी, ए प्लस बी। क्योंकि हमें बी को निकालना है तो हम बी के नंबर ऑफ डेज एक्स लेट कर लेते हैं। तो ए के नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे? बहुत आसान है, ए टेक्स 5 डेज लेस देन बी।
ए बी से 5 दिन कम लेता है, कम लेता है, तो अगर बी के x डेज है तो ए के क्या हो जाएंगे x माइनस 5 डेज। और ए और बी इकट्ठे कितने हो जाएंगे, ए और बी इकट्ठे में आपको ये दोनों ऐड नहीं करने हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ए और बी के मिला के आपको 6 डेज गिवन है। आपने यहां पर डेज को या आवर्स को ऐड नहीं करना, आपने एफिशिएंसी को ऐड करना है। एफिशिएंसीज को या तो ऐड किया जाएगा या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन माइनस भी करना पड़ सकता है कि हमें उनका डिफरेंस दे रखा हो टाइमिंग का। तो यहां पर ए की एफिशिएंसी, यहां हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी पर डे। एफिशिएंसी पर डे ए की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एज अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, जो भी आपको टाइम गिवन है उसको 1 अपॉन कर दो। बी के लिए आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और a प्लस बी का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6। लेकिन जो एफिशिएंसी है ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी है वो कहां से आई होगी, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू टेबल। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हम ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। कई बार बच्चे कहते हैं इसके आगे क्या लिखना है, यहां पर आप हर बार लिख दो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन आप दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू 6 लिख देंगे। अगेन एलसीएम लेंगे, इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, x माइनस 5 या एलसीएम लेंगे, इस x को इस 1 से करेंगे, इस x माइनस 5 को 1 से करेंगे। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 इंटू एक्स, x 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 5x को इधर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन चुका है हमारा x प्लस एक्स 2x माइनस 5। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6 इंटू 2 12x माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाएंगे क्योंकि वहां हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो उसी साइड ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो फिर माइनस का साइन का हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इनको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 30। फर्दर ये इक्वेशन हम आगे कैरी ऑन करेंगे तो हमारी मेन इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x कितना हो जाएगा हमारा माइनस 17x प्लस 30। तो इक्वेशन कैरी होके हो गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है, मेरे टर्म स्प्लिट करते हो क्लियरली दिखाई दे रहा है। 17 के दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे 15x प्लस 2x, 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट हमारा 30x स्क्वायर, वो 30x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो इसको आप d से भी कर सकते हो, आप d b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएं फिर उसको अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले में पुट करें, लेकिन वो थोड़ा लॉन्गर हो जाता है। इट्स बेटर कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करें क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2, 17 को हमने लिखा 15 प्लस 2, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे 15x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 15, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 माइनस 2, यहां आ जाएगा हमारे पास x, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। दोनों में कॉमन फैक्टर है हमारा x माइनस 15,
यहां से हमारे पास बच जाएगा x, यहां से हमारे पास बच जाएगा -2, दो फैक्टर्स हो गए, तो x -15 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0। सिंपल, x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 2। यहां पे हमारे पास दो आंसर्स आ गए, x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 2। यानी कि जो हमारा, हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं अपने, हम देखते हैं कि एक का वर्क डन जो है वो हमारा 1/x है और दूसरे का जो हमारा वर्क डन की एफिशिएंसी है 1/x-5 है। एक के डेज है x और एक के डेज है x-5। अगर मैं x को, हमें ये देखना होता है कि क्या ये हमारे दोनों ही आंसर है या दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है और एक रॉन्ग है। वंस इन अ वाइल ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही आंसर इनकरेक्ट होते हैं, तो इक्वेशन नॉट पॉसिबल हो जाती है। बट ऐसा आपके पास बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, सिंगल आंसर वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक रिजेक्ट करना होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा रीजन कि आपने रिजेक्ट क्यों किया। अगर मैं अपने आंसर को ध्यान से देखूं तो आंसर में x इक्वल्स टू 15 या x इक्वल्स टू 2 है। एक के 2 डेज आ रहे हैं, एक 15 डेज आ रहे हैं। अगर मैं ये लेट कर लूं कि ये 2 डेज ले रहा है b, तो a कितने डेज लेगा, x-2 यानी कि 2 - 5 -3 डेज। डेज माइनस नहीं हो सकते, तो इसलिए x इक्वल्स टू 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आंसर हमें हमारे सेकंड आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी ये वाली वैल्यू, as x-5 will be negative, which is not possible, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। वो आप आगे लिख सकते हो, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे जो ए के, हमारे पास बी के डेज आ गए, नंबर ऑफ डेज जो हमारे बी के रिक्वायर्ड थे वो कितने आ गए, 15, और नंबर ऑफ डेज ए के आ जाएंगे हमारे 15 - 5, क्योंकि उसके डेज क्या थे हमारे पास, उसके डेज थे हमारे पास x-5। तो 15 में से 5 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 डेज। तो एक को लगेंगे 15 दिन और एक को लगेंगे 10 दिन। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल करके, एफिशिएंसी क्या थी हमारे पास, 1/x-5 1/x, यानी कि अगर ये 15 है तो इसकी एफिशिएंसी 1/15 होगी और इसकी एफिशिएंसी 1/15 - 5। ये हमारे पास 15 - 5 10 आ जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी पुट कर लेते हैं, एक का 1/15 और एक का 1/10 पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 15 एलसीएम आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आएगा, सॉरी 30 आएगा एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम हमारा आएगा 30। 15 2 जा और 10 3 जा, ये हमारे पास आ जाएगा 5/30। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6। एफिशिएंसी आ गई 1/6। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे दोनों के इकट्ठे मिला करके, नंबर ऑफ डेज दोनों के होने चाहिए 6, जो कि हमें गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नॉर्मली इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में फाइनल आंसर जो आपको आता है उसको आप क्वेश्चन में पुट करके या इक्वेशन में पुट करके चेक जरूर कर लें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाएगी। और बाई चांस अगर आपको लगता है मेरा आंसर इनकरेक्ट है तो गो टू द क्वेश्चन अगेन, आप अपनी कैलकुलेशन कहीं चेक करो, जो गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो मैं नॉर्मली इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में बच्चों को कहता हूं कि अपने फाइनल आंसर को चेक जरूर करो। तो चेक करने से हमारा 1/6 आया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आएंगे जो कि 6 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के टोटल नंबर ऑफ डेज 6 है। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन आपने 6th क्लास में जो आपने पहली बार लीनियर इक्वेशंस किया था तो आपने एजेस वाले क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप टेबुलर फॉर्म में इसका समराइज करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो हमें यहां दिया हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 35 ईयर्स। सन और फादर का जो एजेस का सम है वो 35 ईयर्स है। तो एज ऑफ सन प्लस एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 35। हम यहां सन की एज लेट कर लेते हैं, हम सन की एज लेट कर लेते हैं x, और एज ऑफ फादर हम एज इट इज ले लेते हैं एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 35। सो एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी हमारी, एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 35 माइनस x। यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम क्वाड्रेटिक कर रहे होते हैं तो हम सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करते हैं। अगर यही लीनियर इक्वेशन में होता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तब आप फादर की एज को y लेट कर सकते थे। एक इक्वेशन बन जाती x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, दूसरी इक्वेशन कुछ और बन जाती। तो हमारे लिए वो क्वेश्चन x और y 2 वेरिएबल से हो जाता। लेकिन यहां पर क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है, इसमें हमें सेकंड वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक ही वेरिएबल लाना होता है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है, जबकि लीनियर इक्वेशन में हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं, इसलिए हम 2 वेरिएबल्स भी लेके चल सकते हैं। तो हम फादर की एज को y लेके कर सकते थे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। तो यहां पर एज ऑफ फादर आ गई 35 माइनस एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यहां प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 150 दिया हुआ है। पहले हम लैंग्वेज में ही लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इक्वल्स टू 150 years. Product of ages means age of son into age of father equals to 150. Age of son क्या है हमारे पास x, age of father क्या है हमारे पास 35 माइनस x। खोल देंगे ब्रैकेट को, 35x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 150। इसके बाद अब लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट की तरफ ले जाएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि उधर से इधर क्यों नहीं लाए, ला सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन रह जाएगा जो हमें हटाना पड़ेगा। तो अगर जहां हमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है उसके अपोजिट साइड ले जाएंगे। फिर जीरो को चाहे हम लेफ्ट की तरफ लिखें या राइट की तरफ लिखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 35x। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। 150 को एंड में रख दिया, एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास अब मिरर टर्म स्प्लिट करेंगे। मिरर टर्म बहुत आसानी से क्लियरली पता चल रही है, क्या स्प्लिट होगी इसकी, 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 35 हो जाएगा, और 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा 150। बहुत ही आसान फैक्टर्स हैं ये वाले, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 5x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। अब इसको खोल देंगे, इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 150 प्लस 150 इक्वल्स टू 0। अब हमारी फाइनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x इज माइनस 35x प्लस 150, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिरर टर्म स्प्लिट करेंगे, बहुत आसान, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 35 के दो फैक्टर 30 प्लस 5 होंगे, 30 और 5 का सम हो जाएगा 35, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 150, जो कि हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट चाहिए 150x के। बहुत ही आसान है इसका मिरर टर्म स्प्लिटिंग, इसमें फैक्टर करके देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। 30 प्लस 5x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम
एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। यहां पे हमने खोल दिया इसको, 30x 5x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगेन कॉमन लेंगे, चार टर्म्स है, पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, अगली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में क्लियरली हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x में से x कॉमन, तो रह जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में से कॉमन 5, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा x, ये हम 5 कॉमन लेंगे यहां से, तो 5x माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 150 को तो 30 इक्वल्स टू 0। दोनों का सेम फैक्टर आ गया। क्या सेम फैक्टर आ गया? x माइनस 30, x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x इक्वल्स टू 30 और अब हम यहां से चेक करेंगे कि ये हमारे दोनों आंसर्स एक्सेप्टेड है या इन दोनों में से एक को रिजेक्ट करना है, लेकिन इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया कि एक नेगेटिव था तो वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ, जैसे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती या हमारे रेक्टेंगल की विड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया था। यहां तो नेगेटिव है ही नहीं। अब हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। लॉजिक मींस हम वापस जाएंगे कहां पर? अपने क्वेश्चन पर। एक्स हमने क्या लेट किया था? एक्स हमने लेट किया था एज ऑफ सन, तो हमारी एज ऑफ सन क्या हो जाएगी? 5 इयर्स। एज ऑफ सन इक्वल्स टू 5 इयर्स, या एज ऑफ सन हमारी क्या आ गई? इक्वल्स टू 30 इयर्स। तो इससे हमारी एज ऑफ फादर क्या आ जाएगी? एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या थी हमारी? एज ऑफ फादर थी हमारी 35 माइनस एक्स। एज ऑफ फादर थी 35 माइनस एक्स, तो यहां से एज ऑफ फादर आ जाएगी 35 माइनस 30, दैट इज 5 इयर्स। और यहां से एज ऑफ फादर आ जाएगी 35 माइनस 5, दैट इज 30। यहां पर सन 30 इयर्स का है, फादर 5 इयर्स का है, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। लेकिन इसके रिजेक्ट होने का इसका रिजेक्ट होने का रीजन क्या है? इसके रिजेक्ट होने का आंसर है ये इलॉजिकल आंसर है हमारा, ये हमारा इलॉजिकल आंसर है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि फादर कैन नॉट बी यंगर देन द सन, तो लॉजिकल ये आंसर गलत है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि एज ऑफ सन है 5 इयर्स और एज ऑफ फादर है 30 इयर्स। यहां पर भी आप लिखते वक्त साथ में ईयर्स जरूर लिखेंगे, वरना टीचर के पास पूरा पूरा मौका है कि वो आपका आधा नंबर काट सकता है क्योंकि आपने यूनिट्स नहीं लिखी। तो यहां आ जाएगा 5 इयर्स और यहां आ जाएगा 30 इयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर, और ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारी एक और टाइप को शो करता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A two-digit number is such that product of its digit is 14. Two-digit number, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपने 6 क्लास से लगातार किए हैं, टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आपको एक पूरा का पूरा परफॉर्मा है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। तो जब भी कभी टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आपका आता है तो आप हमेशा ये करेंगे कि आप यूनिट प्लेस की डिजिट को लेट करेंगे और टेंस प्लेस की डिजिट को लेट करेंगे और उनसे आप अपना टू डिजिट नंबर बनाएंगे। तो मैं यहां पर लेट कर रहा हूं यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल्स टू, मैंने y लेट किया है, और टेंस प्लेस डिजिट x लेट कर लिया। तो जो हमारा नंबर होता है, जब भी कभी हम कोई नंबर बनाते हैं, जैसे मान लो हमारा नंबर है 56, तो ये हमने कैसे बनाया? 10 इंटू 5 प्लस 6 से बनाया।
यानी जो हमारी टेंस प्लेस की डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस की डिजिट को उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस y। ये हमारा नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। और इसमें हमें दिया हुआ है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। इंटरचेंज का मतलब है रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। जब भी कभी इंटरचेंज होता है तो वो रिवर्स नंबर बन जाता है। तो रिवर्स नंबर अगर हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, y हमारा टेंस प्लेस पे और x यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि जो नंबर 10x प्लस y है वो हो जाएगा 10y प्लस x। तो रिवर्स नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएंगे। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर आप नंबर में 45 ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट्स अपनी प्लेस को चेंज कर लेती हैं। तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस हम यहां पर करेंगे, इसको हम लैंग्वेज को लिख लेते हैं। नंबर 2 डिजिट नंबर प्लस 45 इक्वल्स टू रिवर्स नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस y प्लस 45 इक्वल्स टू रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस x। x और y की टर्म्स को इधर ले आएंगे तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 45। 45 को हम राइट साइड पे ले गए तो इट विल बिकम 10x minus x is 9x, y minus 10y is minus 9y equals to minus 45. 9 common, x minus y equals to minus 45. 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस y हमारा हो जाएगा माइनस 45 अपॉन 9। सो x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 5। और यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। y को उधर ले जाए, 5 को इधर ले आए, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू y। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो हमारे पास दो वेरिएबल थे x और y, तो मैंने इसलिए y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया है। तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 5, जो हम आगे यूज करेंगे। y इक्वल्स टू x प्लस 5, जो हमें गिवन था नंबर प्लस 45 इक्वल्स टू रिवर्स नंबर, उसमें हमने नंबर 10x प्लस y रिवर्स नंबर 10y प्लस x पुट किया, सॉल्व किया, तो x और y का रिलेशन निकल आया। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, y इक्वल्स टू x प्लस 5। नाउ हम अब जा रहे हैं क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन की पहली वाली कंडीशन पे, जिसको कि हम सेकंड नंबर पे ले रहे हैं। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 14। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या लेट किया हमने, x और y, तो x और y का प्रोडक्ट है हमारा 14। x इंटू वाई इक्वल्स टू 14, लेकिन ये तो टू वेरिएबल है, हमें इसको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा करके हम अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 14। खोल देंगे इसको तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, 14 इधर आ जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। मिनट हम स्प्लिटिंग करेंगे
14 के दो फैक्टर बड़े आराम से हम बता सकते हैं, 7 और 2 होते हैं, और 7 और 2 का डिफरेंस हमारा 5 होता है, तो बहुत ही आसान है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे, 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 7, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन, x माइनस कॉमन लिया इसलिए यहां क्या हो जाएगा प्लस 2 7 जा 14, तो यहां 7 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से x प्लस 7 कॉमन, x प्लस 7 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज x इक्वल्स टू माइनस 7 और x इक्वल्स टू 2। क्लियरली x माइनस 7 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिजिट्स हमने जो ली हैं वो पॉजिटिव में हो सकती हैं। डिजिट्स क्या है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल पॉजिटिव डिजिट्स। तो ये जो नेगेटिव है इसे हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, ये हमारा हो जाएगा रिजेक्ट। तो x इक्वल्स टू आ गया 2 और y की वैल्यू क्या है हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 5 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7, y हमारा आ गया 7। नंबर क्या था हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो हमने लेट किया था वो क्या था हमारे पास 2 डिजिट नंबर था हमारे पास एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10x प्लस y। 10x प्लस y इज 10x प्लस y, x इक्वल्स टू यहां पर x लेंगे हम 10 इंटू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो x 2 और y की जगह लेंगे 7, तो हमारे पास नंबर बन गया 10 इंटू 2 20 प्लस 7 दैट इज 27। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। 2 और 7 का प्रोडक्ट कितना है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। 2 इंटू 5 2 इंटू 7 क्या आ रहा है हमारा 14, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स नंबर भी कर लेते हैं। इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिवर्स नंबर बन जाएगा हमारे पास 72। अब इन दोनों को हम हमारे क्वेश्चन में गिवन था इफ 45 इज एडेड, अगर हम नंबर में 45 ऐड करें तो रिवर्स नंबर बनना चाहिए, तो 27 प्लस 45 इक्वल्स टू 2 7 72, बिल्कुल ठीक है। अगर हम 45 ऐड कर रहे हैं नंबर में तो डिजिट्स रिवर्स हो गई, हमारा आंसर चेक हो गया। इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है हमें कि हम फाइनल आंसर को अपने क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है, जिससे कंफर्मेशन ऑफ द आंसर हो जाता है। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।